नमस्कार, मैं डॉक्टर सुजाता चौहान आज आपके साथ बातचीत करूंगी कैटेगरीज ऑफ स्ट्रेसर्स पर, या हिंदी में जिसे आप कह सकते हैं आस्यदक की श्रेणियाँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पिछले कुछ समय से बात कर रहे हैं तनाव तथा समायोजन विकृतियों पर, और तनाव तथा समायोजन विकृतियों के विषय में बातचीत करते हुए सबसे पहले हमने ये जाना कि तनाव कहते किसे हैं, उसकी अर्थ क्या है और उसकी विशेषताएं क्या हैं। उसके बाद में पिछले वीडियो में हमने बात की थी तनाव के प्रति प्रतिक्रियाओं की, रिएक्शंस टू स्ट्रेस, जिसमें मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं कौन कौन सी हैं, किस प्रकार की हैं, और दैहिक प्रतिक्रियाएं किस प्रकार की हैं जो व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थिति में करता है। इसके विषय में हमने विस्तार से जाना और यह भी जाना कि इन प्रतिक्रियाओं के कारण अगर लंबे समय तक व्यक्ति तनावग्रस्त रहता है तो इन प्रतिक्रियाओं के कारण किस प्रकार से विभिन्न बीमारियों का शिकार भी हो सकता है। साथ ही हमने तनाव का मापन किस प्रकार से किया जा सकता है, कौन कौन सी विधियां हैं तनाव का मापन करने की, इनके विषय में भी जाना था। आज हम बातचीत कर रहे हैं कैटेगरीज ऑफ स्ट्रेसर्स की, आस्यदक की श्रेणियों की। व्यक्ति में किन कारकों से तनाव उत्पन्न होता है, इसका अनेकों मनोवैज्ञानिकों ने गहन अध्ययन किया है और तनाव उत्पन्न करने वाले कारकों की उन्होंने एक विस्तृत सूची तैयार की है। इसमें व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होता है, किन कारकों के कारण होता है, इसकी विषय विस्तार से चर्चा की गई है। यहाँ हम उन्हीं कारकों के विषय में आज जानेंगे और ये देखेंगे कि ये कारक कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर हम लेते हैं जीवन की तनावपूर्ण घटनाएं। जीवन की तनावपूर्ण घटनाएं, जैसे कि यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स या जीवन की तनावपूर्ण घटनाएं। ये जीवन की तनावपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से व्यक्ति को प्रभावित करती हैं, इसके विषय में सबसे पहले हम जानते हैं। अगर हम देखें तो व्यक्ति की ज़िंदगी में तरह तरह की घटनाएँ घटती हैं। कुछ घटनाएँ सुखद होती हैं, साथ ही कुछ दुखद भी होती हैं। इन दोनों तरह की घटनाओं की प्रमुख ज़रूरत यह होती है कि व्यक्ति उनके साथ रीएडजस्टमेंट करे। मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए जो शोध हैं उनसे ये स्पष्ट होता है कि ऐसी घटनाओं के प्रति जब व्यक्ति ठीक ढंग से समायोजन नहीं कर पाता है तो वे तनाव उत्पन्न करती हैं और व्यक्ति में दैहिक एवं सांवेगिक विकृतियाँ उत्पन्न कर देती हैं। इसी विषय में होल्म्स एवं राहे, इनका अध्ययन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। इन्होंने एक रेटिंग मापनी का निर्माण किया जिसे उन्होंने नाम दिया सोशल रीअरेंजमेंट रेटिंग स्केल, और इसे संक्षेप में कहा जाता है SRRS, सोशल रीअरेंजमेंट रेटिंग स्केल। हिंदी में जिसे आप कह सकते हैं सामाजिक पुनर्समायोजन रेटिंग मापनी। इस मापनी में उन्होंने विभिन्न प्रकार की 43 इवेंट्स की चर्चा की है, घटनाओं की चर्चा की है, और उन घटनाओं के आधार पर उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि तनावपूर्ण जीवन की ये जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं जो तनाव उत्पन्न करती हैं तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं। इस मापनी में उन्होंने कहा कि जो सबसे अधिक तनाव उत्पन्न करने वाली घटना है वो है पति या पत्नी की मृत्यु। दूसरे नंबर पर उन्होंने रखा है तलाक को। फिर उन्होंने रखा है वैवाहिक अलगाव को, शादी को, परिवार के किसी सदस्य की बीमारी को। उन्होंने इसमें रिटायरमेंट को भी शामिल किया है। उनका कहना है कि कोई व्यक्ति अवकाश प्राप्त करता है तो ये भी उसके लिए एक गहरे तनाव का कारण हो जाता है। किसी गहरे दोस्त की मृत्यु, परिवार में किसी नए सदस्य की प्राप्ति, घर से किसी सदस्य का गुम हो जाना,
ससुराल वालों से झगड़ा, घर बदलना, खाने की आदत में परिवर्तन, हल्का फुल्का कानूनी उल्लंघन, इन सभी को उन्होंने इसमें शामिल किया है। और उन्होंने उनकी रेटिंग भी की है कि सबसे अधिक तनावपूर्ण घटना कौन सी हो सकती है और सबसे कम तनाव उत्पन्न करने वाली घटना इनमें से कौन सी हो सकती है। तो उन्होंने इसमें सबसे अधिक तनावपूर्ण जीवन की घटना है उसे माना है उन्होंने पति या पत्नी की मृत्यु। इसका जो इकाई मूल्य उन्होंने माना है वो 100 माना है। 1 से लेकर के 100 तक उन्होंने रेटिंग की है और इसका इकाई मूल्य उन्होंने 100 रेट किया है। इसी तरह से उन्होंने अवकाश प्राप्ति या रिटायरमेंट को 45 अंक दिए हैं। और सबसे अंतिम श्रेणी में इन्होंने मामूली कानूनी उल्लंघन को रखा है कि छोटे मोटे हम कानूनी उल्लंघन करते हैं तो उन्होंने उसको रखा है और उसकी उन्होंने इकाई मूल्य बताया है 1। तो सबसे कम जो तनाव उत्पन्न करने वाला कारक है उसको उन्होंने नंबर 1 दिया है और जो सबसे अधिक तनाव उत्पन्न करने वाले कारक को उन्होंने 100 की रेटिंग पर रेट किया है। तो उन्होंने कहा कि ये जो सारी घटनाएं हैं इनको हम जीवन की तनावपूर्ण घटनाओं की श्रेणी में रख सकते हैं और ये सभी घटनाएं किसी भी व्यक्ति के साथ में अगर होती हैं तो वो तनाव का कारण मुख्य रूप से बनती हैं। इसके कुछ लोगों ने आलोचना भी की। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि यदि ये तनाव की स्थितियां लगातार हैं, उन्होंने कहा कि तनाव के प्रभावों को अगर हम देखें तो कुछ सामान्य स्वास्थ्य आदतों से अलग नहीं कर सकते, जैसे विशेष तरह का भोजन करने की आदत, सिगरेट पीने की आदत, शराब पीने की आदत। इससे जो उत्पन्न प्रभाव हैं उन्हें हम अलग नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि जो विभिन्न प्रकार की भोजन करने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, ये हमारे स्वास्थ्य को ज़्यादा ख़राब कर रही हो, या शराब पीने की आदत है, तो इसके प्रभाव को अलग करके हम प्रभाव का, तनाव के कारक के प्रभाव का अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों ही घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थिति में किस तरह से व्यवहार करता है और ये परिस्थितियां जब उसे परेशान करती हैं तो किस प्रकार से वो अपने आप को एक परिस्थिति से उबरने के लिए दूसरी परिस्थिति में इन्वॉल्व कर लेता है, ये दोनों ही घटनाएं उससे मिलजुल करके उसके ऊपर प्रभाव डालती हैं। दूसरा है, वो कहते हैं कि अगर जीवन की परिवर्तित घटना ही सिर्फ तनाव का कारण होती तो कोई भी ऐसी घटना समान ढंग से सभी व्यक्तियों में तनाव उत्पन्न करती, परंतु ऐसा नहीं होता है। उन्होंने माना है कि कुछ घटनाएं कुछ व्यक्तियों में अधिक तनाव उत्पन्न करती हैं, परंतु वही घटनाएं दूसरे व्यक्ति में तनाव उत्पन्न नहीं कर पाती या तनाव की मात्रा उनमें कम होती है उन्हीं विशेष परिस्थितियों में। इतना ही नहीं, यह भी देखा गया है कि साधारण सी घटना कुछ व्यक्तियों को अधिक सांवेगिक एवं दैहिक रूप से क्षति पहुंचाती है, परंतु कभी कभी अधिक तनावपूर्ण घटना भी कुछ व्यक्तियों में अधिक इमोशनल या फिजियोलॉजिकल क्षति उत्पन्न नहीं कर पाती है। तो उनका कहना है कि ऐसा क्यों है? तो कहते हैं कि इसका मतलब है कि केवल अकेली तनावपूर्ण घटना ही नहीं है जो व्यक्ति को प्रभावित करती है। अगर ऐसा होता तो तनावपूर्ण घटना प्रत्येक व्यक्ति को उसी तरह से समान रूप से प्रभावित करती जैसे कि वो एक व्यक्ति को करती है, जबकि एक ही परिस्थिति में तनाव के प्रति प्रतिक्रियाएं भिन्न भिन्न रूप में व्यक्तियों में देखने में आती हैं। कहते हैं कि व्यक्ति का खराब सांवेगिक या दैहिक स्वास्थ्य के कारण उसमें व्यावहारिक एवं आर्थिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं जो तनाव का कारण बन सकती हैं। व्यक्ति यदि इमोशनली या फिजियोलॉजिकली अपने आप को सही या फिट फील नहीं कर रहा है तो वो उसके लिए उसकी इकोनॉमिक कंडीशन को प्रभावित करने का कारण हो सकती हैं। और जब व्यक्ति की इकोनॉमिक कंडीशन प्रभावित होती है तो व्यक्ति
में तनाव उत्पन्न होना स्वाभाविक चीज़ है। साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ है अनेक शोधों से कि धनात्मक परिवर्तनों का संबंध खराब स्वास्थ्य से नहीं होता। मैंने पहले भी इसके विषय में चर्चा की थी और आपको बताया था कि यदि हमारे सामने ऐसी परिस्थिति है जिसमें कि किसी व्यक्ति का प्रमोशन हुआ है नौकरी में और प्रमोशन के कारण उसे बहुत अधिक सारी जिम्मेदारियां वहन करनी पड़ रही हैं, तो ये देखने में आता है कि उससे उसका इफ़ेक्ट नेगेटिवली इफ़ेक्ट उसका जो हेल्थ है उसकी वो नेगेटिवली इफ़ेक्ट नहीं होती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि यदि वो प्रमोशन जो एक्सपेक्टेड है उसे नहीं मिल रहा है तो उसके नहीं मिलने की वजह से उसमें तनाव उत्पन्न होता है। तो ये कुछ कारक हैं जो इससे संबंधित हैं। इन कारकों को भी महत्वपूर्ण मानते हुए ही हम इन जीवन की तनावपूर्ण घटनाओं को देख सकते हैं। नेक्स्ट, प्रेरकों का संघर्ष। जब अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है तो इससे व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होता है। ऐसी परिस्थिति में जिस अभिप्रेरक की तुष्टि नहीं होती है उससे व्यक्ति में कुंठा उत्पन्न होती है। व्यक्ति के जीवन में कई ऐसे मानसिक संघर्ष होते हैं जो तनाव उत्पन्न करते हैं। इसमें सहयोग बनाम प्रतियोगिता, स्वतंत्रता बनाम निर्भरता, घनिष्ठता बनाम पृथकता तथा आवेग अभिव्यक्ति बनाम नैतिक मानक प्रमुख हैं। हमारे समाज में प्रतियोगिता तथा सफलता पर अधिक बल डाला जाता है, परंतु साथ ही साथ समाज सहयोगिता के दृष्टिकोण को भी महत्वपूर्ण मानता है। तो ऐसी स्थिति में जो तनाव है ये विभिन्न प्रकार के जो विपरीत प्रेरक हैं उनके बीच में जो संघर्ष की स्थिति बनती है, ये संघर्ष की स्थिति भी तनाव का कारण बन जाती है। 1930 में कर्ट लेविन ने दो विरोधी झुकावों या प्रवृत्तियों के रूप में संघर्ष का वर्णन किया है। दो विरोधी प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? पहला तो है उपागम या अप्रोच और दूसरा है परिहार या अवॉइडेंस। वह कहते हैं कि जब व्यक्ति दो वांछनीय विकल्पों के बीच चुनाव करना उसके लिए आवश्यक हो जाता है तो इसे अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। वो कहते हैं कि इसी प्रकार से जब हमारे सामने दो परिस्थितियां हैं और दोनों ही परिस्थितियों को हम चुनना नहीं चाहते हैं, दोनों को ही अवॉइड करना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों के बीच में परिहार या डबल अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, जहां दो अवांछनीय विकल्पों के बीच में से हमें किसी एक को चुनने के लिए बाध्य किया जाता है। हम दोनों में से एक को भी चुनना नहीं चाहते, लेकिन हमें बाध्य किया जाता है कि हमें उन दोनों विकल्पों में से किसी एक विकल्प को तो चुनना ही है। तीसरे तरह के संघर्ष को उपागम परिहार अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहा गया है, जहां व्यक्ति को एक ही पसंद में वांछनीय एवं अवांछनीय दोनों ही प्रकार के अभिप्रेरकों का सामना करना पड़ता है। इसे हम एक सिंपल से उदाहरण से समझ सकते हैं कि सपोज़ आप पुलिस की नौकरी आपको मिल रही है, आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस की जो बिगड़ी हुई छवि है उसकी वजह से आपके मन में अंतर्द्वंद है कि मैं अगर इस पुलिस की जॉब को ज्वाइन करता हूं तो मेरी भी छवि इसी प्रकार की बन जाएगी। लेकिन क्योंकि नौकरी मिलना इतना आसान कार्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि नहीं, मुझे पुलिस की नौकरी को ज्वाइन करना है, लेकिन साथ ही आप अपनी छवि के बिगड़ने से हतोत्साहित भी हैं, तो आप उसे चुनना भी चाहते हैं और उसको अवॉइड भी करना चाहते हैं। आपके मन में इस विषय को लेकर के अंतर्द्वंद चल रहा है। तो प्रेरकों का संघर्ष में हमने यहाँ जाना अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जब हमारे पास में एक परिस्थिति है जिसमें हम चुनना भी चाहते हैं और उसको अवॉइड भी करना चाहते हैं। डबल अप्रोच, जिसमें कि हम दोनों ही परिस्थितियों को चुनना चाहते हैं, लेकिन हम केवल एक ही परिस्थिति को चुनने की
परमिशन हमें परिस्थितियाँ दे रही हैं। और तीसरा है कि जहाँ दो परिस्थितियों में से हमारे लिए एक परिस्थिति को चुनना अनिवार्य है और हम दोनों ही परिस्थितियों को चुनना नहीं चाहते, उसे हम डबल अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट है दिन प्रतिदिन की उलझन या डेली हैसल्स। दिन प्रतिदिन की छोटी मोटी उलझनों से भी तनाव उत्पन्न होता पाया गया है। ऐसी उलझनें जो कि व्यक्ति की ज़िंदगी में लगभग अक्सर होती रहती हैं, इसलिए तनाव उत्पन्न करने में इनका महत्व कम नहीं है। इस तरह की उलझनों को देखें तो इसमें पहले नंबर पर हम रख सकते हैं पर्यावरणीय उलझन। पर्यावरणीय उलझनों में हम तेज़ आवाज़, शोरगुल, अपराध, पास पड़ोस से होने वाले चक या जो है बकझक या नोक झोंक, उसे रख सकते हैं। सेकंड नंबर पर यहाँ घरेलू उलझन आप देख रहे हैं। घरेलू उलझन से मतलब है यहाँ पर कि घरेलू कार्य जैसे भोजन पकाना, बर्तन धोना, साफ़ सफाई, खरीदारी आदि से संबंधित जो भी कारक हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट, आंतरिक भाव से संबंधित उलझन है। इसमें अकेले होने का भाव, किसी से मनमुटाव या झगड़ा हो जाने का भाव आदि कारकों को रखा गया है। नेक्स्ट है समय भाव से उत्पन्न उलझन। इसमें बहुत सारी चीज़ों को एक दिए गए समय के भीतर पूरा कर लेने तथा एक ही साथ बहुत सारे उत्तरदायित्वों को निभाने आदि कारकों को रखा गया है। आर्थिक उत्तरदायित्व से संबंधित कारक, इसमें धन बचाने तथा कमाने से संबंधित कारक तथा उनके आर्थिक जवाबदेही स्वीकार करना आदि को शामिल किया गया है। और फिर कार्य उलझन, जॉब से असंतुष्टि, पदोन्नति के अवसर का न होना, किसी भी समय कार्य से हटाए जाने की संभावना आदि सभी को कार्य उलझनों के अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो दिन प्रतिदिन की बहुत सारी उलझनें भी कार्य करती हैं किसका? स्ट्रेसर्स का। नेक्स्ट, कार्य से उत्पन्न तनाव। व्यक्ति जिस कार्य को करता है उससे संबंधित कुछ कारक ऐसे होते हैं जो उसमें तनाव उत्पन्न करते हैं। जैसे किसी कर्मचारी को बहुत कम समय में बहुत सारे कार्य करने हैं, तो यदि उसे बहुत सारे कार्य करने हैं तो इससे उसमें स्वभावतः तनाव उत्पन्न होगा। ऊब का या बोर्डम का भाव विकसित होगा और ये बोर्डम का भाव ही उसमें तनाव उत्पन्न करेगा। इतना ही नहीं, यदि कर्मचारी यह अनुभव करता है कि काम करने का जो भौतिक वातावरण है वो ठीक नहीं है, अर्थात उसमें जहाँ वो काम करता है उस ऑफिस में प्रॉपर रोशनी नहीं है, हवा नहीं है, शोरगुल बहुत ज़्यादा है, शोरगुल को नियंत्रण नहीं किया जा सकता, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भी उसमें कार्य असंतुष्टि का भाव पैदा करती हैं। तो यहाँ ऊब तथा उकताहट, किसी भी कार्य को करते समय कार्यस्थलीय वातावरण, कार्य से असंतुष्टि, भौतिक वातावरण, भौतिक संसाधनों की कमी, भूमिका संघर्ष। भूमिका संघर्ष से तात्पर्य है यहाँ पर कि किसी भी एग्जीक्यूटिव या मैनेजिंग से संबंधित जो मैनेजरियल स्किल से संबंधित जो व्यक्ति है उसे विभिन्न कर्मचारियों के या विभिन्न समूहों द्वारा जो जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उन पर उसे खरा उतरना होता है और उसके लिए आवश्यक होता है कि वो इन सारी चीज़ों पर खरा उतरे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता। और जब ऐसा संभव नहीं हो पाता तो वहाँ भूमिका संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि वो किस कार्य को करे और किस कार्य को छोड़े, या किसकी एक्सपेक्टेशन को कंप्लीट करे और किसकी एक्सपेक्टेशन को छोड़े। नेक्स्ट है निष्पादन मूल्यांकन। निष्पादन मूल्यांकन से तात्पर्य है कि यदि किसी कार्य परिस्थिति में व्यक्ति निष्पादन तनावपूर्ण स्थिति है तो उसमें निष्पादन उसका निश्चित तौर पर कम होगा, प्रभावित होगा और उसे उसके निष्पादन के आधार पर ही मूल्यांकित
किया जाएगा। बर्नआउट भी वो स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने आप को कार्यस्थल पर जो तनाव की अधिक तीव्रता है उससे अपने आप को छुटकारा नहीं दिला पाता और उसमें एक विशेष प्रकार की अवस्था क्रिएट होती है जिसे बर्नआउट कहा जाता है। इस अवस्था में कर्मचारी काफ़ी निराश, असंतुष्ट, कार्य पर अक्षमता तथा मनोवैज्ञानिक रूप से कमज़ोर एवं अरुचि दिखाने वाला दिखाई देता है। तो इसी स्थिति को उन्होंने कहा है कि ये बर्नआउट की स्थिति है। फिर कर्मचारियों की प्रत्याशाएं, जिनकी बात अभी मैंने की कि विभिन्न कर्मचारियों की विभिन्न प्रत्याशाएं होती हैं और ऑफिस या कार्यस्थल पर उपलब्ध साधन या संसाधन, ये सब भी कार्य से उत्पन्न तनाव की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरणीय स्रोत या एनवायरमेंटल सोर्सेज। कुछ पर्यावरणीय कारक ऐसे होते हैं जो स्वाभाविक होते हैं और व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करते हैं। जैसे यहाँ आपको दिखाया गया है भूकंप, आगजनी, तीव्र आंधी, तूफान, बाढ़, अत्यधिक शांति, अणु परीक्षण, शोरगुल, प्रदूषण आदि। कास्क ने इस तरह के स्वाभाविक पर्यावरणीय कारकों का अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि जिस समय इनकी प्रबलता होती है उस समय इनका अध्ययन नहीं किया जा सकता, परंतु बाद में व्यक्तियों की अनुभूति के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि ऐसी स्वाभाविक घटनाएं व्यक्ति में काफ़ी तनाव उत्पन्न करती हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि यदि भूकंप आ रहा है तो भूकंप के समय ही हम किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लेकर के उससे नहीं पूछ सकते कि आप इस समय कैसा फ़ील कर रहे हैं, लेकिन भूकंप के बाद उसने कैसा फ़ील किया, आगजनी की घटना के बाद उसने कैसा महसूस किया, या आगजनी के बाद वाली जो घटना है उसके लिए कितनी तनावपूर्ण है, या कोई तूफ़ान आया है तो उसके बाद वाली तूफ़ान या बाढ़। तो इस तरह की घटनाओं के घटित होने के बाद ही हम व्यक्ति से उसकी रिपोर्टिंग के आधार पर ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये परिस्थिति उसके लिए कितना अधिक तनावपूर्ण परिस्थिति के रूप में सामने आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कुंठा या फ्रस्ट्रेशन। जब व्यक्ति की कोशिश किसी लक्ष्य पर पहुंचने में बाधित हो जाती है, व्यक्ति किसी लक्ष्य पर पहुंचना चाहता है और उसमें बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो इससे व्यक्ति में कुंठा उत्पन्न होती है। इस तरह की कुंठा तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति का जो वांछित लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाती है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बाधा खड़ी कर दी जाती है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे व्यक्ति को अपने दिन प्रतिदिन की जिंदगी में कुंठा उत्पन्न होती है, जिनके माध्यम से। इसमें कुछ का हम नाम ले सकते हैं, जैसे विभेद, पूर्वाग्रह, कार्य असंतुष्टि, प्रियजनों की मृत्यु, प्रमुख बाह्य या पर्यावरणीय कारक जो व्यक्ति में कुंठा उत्पन्न करते हुए देखे जाते हैं। उसी तरह से दैहिक विकलांगता, अकेलापन, दोष भाव, अपर्याप्त आत्मनियंत्रण, आवश्यक क्षमताओं की कमी आदि कुछ ऐसे प्रधान आंतरिक कारक हैं जिनमें व्यक्ति में कुंठा उत्पन्न होती है। यहाँ आप देखेंगे तो ये इनको सबको पॉइंट आउट किया गया है। अकेलापन, दैहिक विकलांगता, वांछित लक्ष्य में प्राप्ति में बाधा, विभेद एवं पूर्वाग्रह, कार्य संतुष्टि, प्रियजनों की मृत्यु, अपर्याप्त आत्मनियंत्रण, दोष भाव, अकेलापन, ये सभी कारक हैं और ये सभी कारक व्यक्ति में कुंठा या फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो ये सभी घटनाएं व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करने का कारण बनती हैं। तो निष्कर्ष स्वरूप में ये कहा जा सकता है कि ये ऊपर जितने भी फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं ये सभी व्यक्ति में तनाव का कारण बनते हैं और व्यक्ति में तनाव उत्पन्न करते हैं।
यदि व्यक्ति इन तनावपूर्ण परिस्थितियों में अपना नियंत्रण नहीं खोता है और अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करता है किसी भी विधि के माध्यम से, तो व्यक्ति तनाव को कम कर सकता है। व्यक्ति को अगर किसी तनावपूर्ण परिस्थिति में इन्वॉल्व हो गया है या कोई तनावपूर्ण परिस्थिति उसके सामने बहुत अधिक तनाव वाली दिखाई दे रही है, तो तनाव से कैसे अपने आप को दूर कर सकता है या तनाव को कैसे कम कर सकता है, इसके विषय में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार।